नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि हापुड़ में कब से कब तक लागू हुआ नाइट कर्फ्यू, रायबरेली में 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि पर्व पर कैसा रहा मंदिर में माहौल और संत कबीर नगर में किस प्रत्याशी ने क्षेत्र में किया भ्रमण। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। हापुड़ में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जनपद में बढ़ते कोरोना को देखते हुए 26 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू किया है। जनता को कोरोना से बचाने के उद्देश्य से कोरोना कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू किया गया है। इसके साथ ही आवश्यक कार्यों को नाइट कर्फ्यू में छूट प्रदान की गई है ताकि किसी भी आवश्यक कार्य करने वालों को कोरोना कर्फ्यू में कोई समस्या न हो सके। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम हापुड़ और डीएसपी एसएन वैभव ने भारी पुलिस बल के साथ अनाउंसमेंट कर जनता को नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी दी और जनता को बेवजह बाहर ना घूमने की भी चेतावनी दी। इसके साथ ही पुलिस ने अदरपुरा चौराहे पर बैरिकेडिंग कर बेवजह और बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ अभियान भी चलाया। सर, हापुड़ में रात्रि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्या देखते हुए लगाया गया? जनपद हापुड़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए को देखते हुए ये नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया है। केवल आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल और मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे, बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। आज जागरूक किया जा रहा है लोगों को, कल से क्या सख्ती बरती जाएगी? आज लोगों को बताया जा रहा है, वैसे लोगों का कॉपरेशन अच्छा मिला है, सभी लोग स्वतः ही बंद कर रहे हैं। कुछ एक दो जो खुले रखी गई थी उनको समझा दिया गया है कि कल से वो आचार पालन करेंगे। 10 बजे के बाद सभी जो है बंद करेंगे अपना काम। जो दुकानें खुली पाई जाती हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन में FIR कराई जाएगी, धारा 188 के तहत, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। रेस्टोरेंट होटल को 1 घंटे छूट दी गई है, वो इसलिए दी गई है साफ़ सफाई 10 बजे बंद करके अपना साफ़ सफाई वगैरह करके 11 बजे तक हर हाल में बंद कर देंगे। तो नाइट कर्फ्यू लगाया इसलिए भैया, नाइट कर्फ्यू से हमें सुरक्षित रहना है। कोविड की वजह से हम अपनी दुकानें बंद करके अपने घर जा रहे हैं। इससे हमारी जो सरकार कर रही है ये बहुत बढ़िया कर रही है। इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे, घर में रहेंगे। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना बहुत महामारी बीमारी है, पूरा विश्व इससे परेशान है और इससे जितनी दूरी आप बना के रखेंगे, जितना आप संभाल के रहेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। तो प्रशासन क्या जागरूकता कर रहा है यहाँ पे? प्रशासन अपनी तरफ से काफ़ी जागरूकता कर रहा है। हर जगह अपना होर्डिंग अपना उससे मौखिक रूप से बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लोग उसके बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहा है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। गांव में चुनाव का बिगुल बजते ही वोटों की राजनीति को लेकर तनाकसी शुरू हो चुकी है तथा प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए हर बार की तरह अपने अपने हथकंडे अपनाते हुए दिख रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम के चलते आज ललितपुर जिला के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम बड़ोखरा में वोट डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर संघर्ष हो गया। दोनों पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं थाना बानपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या मामला हो गया आपके साथ? सोनू नाम है हमारा जी। क्या घटना है बताएं? 9 बजे लड़ाई हुई हमारे 12 तारीख को। बानपुर रिपोर्ट डालने के लिए गए तो रिपोर्ट नहीं ली हमारी। तो इसके बाद आप कहाँ शिकायत करने आए? SP जी ललितपुर FC साहब। बहुत भी झगड़ा किस बात को लेके हुआ? चुनाव पे होगा। उनने वोट मांगा तो हमारी माँ ने बोला हमारे गांव के अभी है खड़े, तो हम कौन आदमी को वोट देंगे? जितने वोट है 4 वोट है हमारे घर में, तो सबको मिलवा के वोट देंगे। मारा किसने? नाम क्या है? नथु ठेकेदार। और बताओ ना आपका करना। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम मसौरा बैरियर के आसपास आज पॉलिटेक्निक के छात्रों के 2 गुटों के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि वे पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर राशन आदि का सामान खरीद रहा था, तभी वहां दूसरे पक्ष के पॉलिटेक्निक के ही कुछ छात्र आ गए और उन्होंने अचानक लाठी डंडों और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने यह भी बताया कि उनके साथ 15 अन्य लड़के बाहर के थे तथा उनके पास एक मोटरसाइकिल भी थी।
दूसरे पक्ष द्वारा किए गए अचानक हमले में पीड़ित पक्ष के करीब 6 छात्र बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। जी क्या मामला हो गया, आप लोग कहाँ के हैं, कोतवाली है, क्या है पूरा मामला? सर मैं अम्बेडकर नगर ज़िले का रहने वाला हूं और सब लगभग जितने हमारे साथ में 7-8 लोग थे सब अलग अलग ज़िले के रहने वाले हैं और हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ललितपुर में पढ़ते हैं और हम लोग हॉस्टल में रहते हैं और हम लोग आए थे जैसे हमारा आज प्रैक्टिकल था तो आज एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो गया, फिर 22 के बाद होना था तो हम लोग दूर के हैं तो हम लोगों ने सोचा हॉस्टल में रुक लेते हैं, मेस चल नहीं रही कोविड की वजह से। तो हम लोग सामान लेने आए थे बैरियल, तो बैरियल हम लोग सामान लेके गए चावल वगैरह, चावल आटा। उसके बाद ये लोग रास्ते में 35-37 लोग थे, लगभग 15-16 बाइक थी। ये लोग आए, अचानक से गाड़ी रोकी और सबको मारने लगे और हमें ईंट से मारा है पीठ में। और कितने लोग हैं आप लोग घायल, किस बात पे मारपीट भई आप लोग? बात ये थी कि कुछ दिन पहले ऐसे ही मामूली 2 लोगों की लड़ाई हो गई बाहर गेट के। उसके बाद वहाँ पे एक लड़का था हॉस्टल का, उसने छुड़वा दिया लड़ाई, फिर उसको मारे वो लोग। फिर वहाँ लड़ाई हो गई, लगभग सबको चोट आई, हॉस्टल वालों को भी आई, उन लोगों को भी आई। तो सब जो हमारे थे वहाँ प्रशासन लोग, उन लोगों ने बुलाया, पुलिस भी आई थी, सबको हाथ होथ मिलवा के फिर से मामला सही करवा दिया। वो कब भई थी लड़ाई? पहले वो हुई थी 1 महीने पहले। 1 महीने पहले लगभग वो मामला था। ठीक, उसके उसमें बाद सब समझौता- मामला शांत था। ठीक है, उसके बाद फिर परसों एक लड़का है बांदा का, ललित पटेल, ठीक है। और 2 लोग और थे। उसके बाद उसके साथ अखिलेश था, अखिलेश बाबू नाम का एक लड़का, वो भी 2nd ईयर का था, और एक विश्वनाथ था। उन तीनों को मारा बेल्ट से। और उसके बाद हम लोगों ने 100 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस भी आई थी, मामला लिख के चली आई। तो फिर बोले सर हमारे की FIR कर दो। तो हम लोगों ने सोचा कि मामला शांत रहेगा, क्या करें, सबकी पढ़ाई है। उसके बाद फिर आज हम लोगों को मारा गया और इतना मारे हैं, उसको चाकू से मार दिए, उसकी पीठ में फट गया। अच्छा, पहले आप लोगों ने FIR की थी, भैया था कुछ? नहीं की, बस ऐसे ही जो 100 नंबर आती है लिख के ले जाती है, हाँ। उतना हो गया। तो मतलब तब उतनी चोट नहीं आई थी, उसको फटा वटा नहीं था कहीं, लेकिन बेल्ट की बहुत निशान थे। फोटो पड़ी है हमारे पास। क्या मामला, किस बात पे होती है मारपीट, क्या है पूरा मामला बताओ? मामला है वही तो बता रहे हैं सर कि मतलब जो पहले हुआ था वो लड़के ने छुड़ाया था, उसी बात पे लड़ाई हुई थी, तो वो लोग अब फिर मार रहे हैं। और वो लड़का है कहता है कि हम पहले का बदला ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में। अब पता नहीं जिससे रहा होगा उसका मैटर। सर आप लोग कौन सी क्लास में? फाइनल ईयर में है। जितने लड़कों को मारा गया सब सिविल फाइनल के थे, अच्छा, मैकेनिकल का कोई नहीं था। वे लोग जो वो लोग पास आउट लड़के भी थे और हमारे सिविल के भी थे। उसमें अमित चौरसिया था और अमरनाथ था। क्या चाहते हैं आप? बांदा का। ललितपुर से सीनू संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रही है। ऐसे में परशेदपुर क्षेत्र में स्थित माता मिरुरिनी देवी मंदिर को आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है। भक्तों की श्रद्धा तथा आस्था का महापर्व एवं मां शक्ति की भक्ति का 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि त्योहार आज से प्रारंभ हो गया है। इस भक्तिपूर्ण त्योहार के लिए नगर पंचायत परशेदपुर के उत्तरी ओर में स्थित माता मिरुरिनी देवी मंदिर में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। 9 दिवसीय भक्ति पर्व में माता की आराधना के लिए नगर के प्राचीनतम व चमत्कारी देवी स्थलों में माता मिरुरिनी मंदिर आता है। मंदिर में कोरोना वायरस के चलते उमड़ने वाली भक्तों की श्रद्धा के जनसैलाब को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मंदिर के पुजारी बाबा रामदेव मिश्रा ने बताया कि मंदिर में विराजित मां शक्ति की प्रतिमाओं पर प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान व पूजा पाठ करके मां दुर्गा की स्तुतियां की जाती हैं। वहीं भक्तों द्वारा व्रत उपवास रखकर यज्ञ व अनुष्ठानों का आयोजन करते हुए मां शक्ति से सुख, समृद्धि, यश व कीर्ति की कामना भी की जाती है। रायबरेली से सीनू संवाददाता अनुपम की रिपोर्ट। विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय घाटोल में आज भारतीय नववर्ष को विद्यालय परिवार द्वारा धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत विभिन्न चौराहे पर पोस्ट ऑफिस, गांधी बस्ती, सिद्धि विनायक मंदिर, पुराना बस स्टैंड आदि स्थानों पर भाई बहनों व अध्यापकों द्वारा ग्राम वासियों को तिलक लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। बता दें, भारतीय नववर्ष की बधाई दी गई और इसके महत्व को समझाया गया। इसके तहत अध्यापकों द्वारा पुराने मंदिरों में नई ध्वजा चढ़ाई गई, जहां स्थानीय विद्यालय के अध्यापक जगदीश राव, सुरेंद्र पाठक, रंजीत सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। आज विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय घाटोल द्वारा नववर्ष चैत्र प्रतिपदा के उपलक्ष्य में यादव बस्ती के अंदर विधिवत रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भैया बहनों विद्यालय के भैया बहनों द्वारा रंगोली का आयोजन करके नववर्ष की सभी भैया बहनों, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सभी को तिलक लगाकर स्वागत किया एवं प्रसाद मिश्री बांटी गई और उनका आशीर्वाद भी प्रदान लिया गया।
और सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। बांसवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता लखन आचार्य की रिपोर्ट। शाही व पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों एवं भारी पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में भ्रमण कर रात्रि कर्फ्यू का 100% पालन कराते हुए कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आज रात्रि से जिलाधिकारी गोंडा द्वारा नाइट कर्फ्यू लागू किए जाने तथा उसका 100% पालन कराने के संबंध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोंडा ने जानकारी दी है। सर आज कुछ गाइडलाइन जारी हुई है आपके द्वारा, क्या है मतलब बताइए सर। देखिए, कोरोना के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि रात को 9 बजे से और सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। लोगों से अपील की जा रही है कि वे घर के बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलें, मास्क लगाएं और एक जो दैहिक दूरी का पालन करें। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बढ़ती सरगर्मी के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को प्रत्याशियों एवं ग्रामवासियों के मध्य जाकर चौपाल लगाकर लोगों को संबोधित करने का निर्देश दिया था। जब पुलिस अधीक्षक के दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा समस्त थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में रात्रि में गांव-गांव जाकर चौपाल लगाए और उपस्थित और प्रत्याशियों व ग्रामवासियों को आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 की गाइडलाइनों का पालन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ अशांति फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कड़ी चेतावनी भी दी है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। पूरे देश में जहां कोरोना महामारी ने अपने पांव पसार रखे हैं, वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति भी बनी हुई है। इसी को लेकर पुलिस ने लॉकडाउन को लेकर अपना सख्त रवैया अपनाया है। जसपुर जिले में भी इसका असर देखने को मिला। जो लोग बेवजह शहर में घूमते हुए दिखाई दिए, उन पर जसपुर जिले के पथल गांव पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है और इस बीच जो लोग चालान नहीं भर पा रहे हैं, उन पर दंड के रूप में कसरत कराई जा रही है ताकि बेवजह घूमने वाले लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो सके। जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और अकारण बाहर घूम रहे हैं, तो उन पे हम जुर्माना वसूल कर रहे हैं और जो जुर्माना पटाने में सक्षम नहीं है, उनसे कसरत कराई जा रही है। आप पिछले 1 घंटे से हमारे साथ में आप देखें, हमने किसी पे साथ भेदभाव नहीं किया है, सभी के साथ जो है समान व्यवहार किया है। लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, यहाँ पर जो ग्रामीण एरिया है, हर व्यक्ति सक्षम नहीं है जुर्माना देने में। लोग तो कर सकते पैसे रहते नहीं हैं, तो कम से कम जो एक दंड का एहसास कराया जा रहा है और कसरत करने से किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, ये सोच के कराया जा रहा है। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता श्याम नारायण की रिपोर्ट। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के सकवा नहर पुल के पास अज्ञात लोगों ने हॉकी डंडों से बर्बर तरीके से एक अधेड़ युवक की पीट कर हत्या कर दी। बता दें, आसपास के लोग वारदात देखकर सहम गए हैं। यह इस बार के त्रिस्तरीय चुनाव में सबसे विभत्स हत्या मानी जा रही है। पुलिस की गुलाबी पर्ची से भी हत्यारों में कोई खौफ नहीं दिखा। इस हत्या ने सुल्तानपुर पुलिस के इकबाल को खूंटी पर टांग दिया है। सूत्र बताते हैं कि हत्यारे युवक को तब तक मारते रहे जब तक लाठी डंडा और हॉकी टूट नहीं गई। आज थाना लंबुआ के अंतर्गत ग्राम सकवा नहर पर रईस पुत्र इंसार निवासी सातनपुर थाना कोतवाली देहात का शव बरामद हुआ है। मृतक दूध बेचने का कार्य करता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये आज दूध बेचने के लिए निकला था। इनके परिजनों का आरोप है कि ज़मीनी विवाद के क्रम में रशीद पुत्र स्वर्गीय इंसार, कप्तान पुत्र रशीद एवं जीशान पुत्र नसीम ने इनकी हत्या कर दी है। ये दोनों पक्ष आपस में भाई हैं। मृतक के पिता इंसार की 2 शादियां थीं और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने इसके पहले भी दिनांक 21/2/2021 को आपसी मारपीट के संबंध में दोनों पक्षों का मुकदमा कोतवाली देहात में पंजीकृत किया गया था, जिसमें निरोधात्मक कार्रवाई भी संपन्न की गई थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है तथा अभियुक्तों की पतारसी के लिए टीम गठित की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।